अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हीमोस्टेसिस क्या होता है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं और फर्दर इसको स्टडी करने का क्या फ़ायदा हो सकता है। होम्योस्टेसिस जो हमारे पास है एक मैकेनिज़्म है, बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म है। ये जो हमारे पास वर्ड है ये टू फर्दर वर्ड से डिराइव हुआ है। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास आता है होम्यो। होम्यो मीन सेम एंड द स्टेसिस मीन स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास अक्सर बोर्ड में आ जाता है, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस और डिफाइन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज़ अ बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या है, एक बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म है। ये कौन सा मैकेनिज़्म है, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। जो लिविंग बॉडी के अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन करना होता है विद द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी हार्मफुल फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं, चेंजेस आ रही हैं, जितनी भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उनसे हमने क्या करना है, बॉडी को मेंटेन रखना है। बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना है। तो हमारे पास क्या है कि ज़ाहिर बात है जिस तरह से बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्लक्चुएट हो रहा है, ऑब्वियसली बॉडी का भी अगर उसी तरह से इंटरनल एनवायरनमेंट भी फ्लक्चुएट हो तो बॉडी कोलैप्स कर जाएगी, बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो हमने क्या करने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए होम्योस्टेसिस बहुत ज़रूरी होता है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होती है ताकि एक बॉडी जो है वो सर्वाइव कर सके। अगर बॉडी में मेंटेनेंस नहीं होगी इंटरनल एनवायरनमेंट की तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो होती है हमारे पास फ्लक्चुएशंस होती हैं वो बहुत वाइड रेंज में होती हैं, जबकि इंटरनल फ्लक्चुएशंस जो होती हैं वो बहुत नैरो रेंज में होती हैं। इंटरनल फ्लक्चुएशंस क्यों नैरो रेंज में होती है, क्योंकि करनी पड़ती हैं बॉडी को ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ सर्वाइव कर सके। ये जो नैरो रेंज में फ्लक्चुएशंस होती हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में, इसको सपोर्ट करते हैं बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वो आता है, व्हाट आर द मोस्ट ससेप्टेबल कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। के इंटरनल एनवायरनमेंट के सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल कंपोनेंट्स क्या हैं। बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने में बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेस्ट मटेरियल, सेकेंड वन इज़ वाटर एंड सॉल्यूट एंड थर्ड वन इज़ टेम्परेचर। जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के वो ये 3 हैं, कौन से, वेस्ट मटेरियल, वाटर एंड सॉल्यूट एंड टेम्परेचर। अब वेस्ट मटेरियल का है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये जो जितना भी वेस्ट है, फॉर एग्जांपल इनटेक ऑफ फूड की, फूड को डाइजेस्ट किया, डाइजेशन के बाद जो भी एब्जॉर्प्शन होनी थी एसेंशियल मटेरियल की वो हो गई। उसके बाद क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो एलिमिनेट होगा आउट ऑफ द बॉडी ताकि बॉडी के इंटरनल को मेंटेन रखा जा सके। ऑब्वियसली वेस्ट मटेरियल को बॉडी अपने अंदर नहीं रख सकती, वो उसके लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ द एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है वेस्ट मटेरियल, जबकि हमारे पास जो मैकेनिज्म है वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के लिए वो है एक्सक्रीशन। उसके बाद हमारे पास है वाटर एंड सॉल्यूट। वाटर और सॉल्यूट को बॉडी में मेंटेन लेवल पे रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ऑब्वियसली एक सेल जिस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है उसको ऑप्टिमम वाटर और ऑप्टिमम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन देना बहुत ज़रूरी है। सेल को अगर ये मेंटेन नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी एक सेल के सर्वाइवल के लिए। सो गेन एंड लॉस ऑफ वाटर जो है हम इसमें स्टडी करेंगे और इस प्रोसेस को हम, इस मैकेनिज़्म को हम कहेंगे ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो जो वर्ड है उसमें ही वाटर और साल्ट के कम्बिनेशन को हमारे पास जो वाटर और सोल्यूट का एक कम्बिनेशन जो बनता है उसे हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास टेम्परेचर।
ठीक है। टेम्परेचर को भी ऑप्टिमम लेवल तक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिक्रीज़ करता है बॉडी का टेम्परेचर तब भी बॉडी प्रॉपर वर्किंग फंक्शनिंग नहीं कर सकेगी, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेस करता है उस कंडीशन में भी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकेगी, क्योंकि रेस होने की कंडीशन में तो प्रोटीन्स ही सारे डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे बॉडी के, जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगी। तो रेगुलेशन, टेम्परेचर की भी रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, वाटर एंड सल्यूट और वेस्ट मटेरियल की तरह, ठीक है। तो हम जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, बॉडी जहाँ पे मेंटेन करती है, जो मैकेनिज़्म है उसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है? थर्मो रेगुलेशन इज़ द मैकेनिज्म इन विच इंटरनल टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड विद इन अ नैरो रेंज, कि एक बॉडी जो है मेंटेन करती है अपने इंटरनल टेम्परेचर को विद इन अ नैरो रेंज। अब देखें, अब हमारे पास है, पहले हमने पढ़े कंपोनेंट्स ऑफ, पहले जो स्लाइड थी हमने उसमें देखा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, और बाद में हमारे पास क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब ज़ाहिर बात है इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें कोई ना कोई कंपोनेंट्स तो चाहिए होंगे ना, कोई ना कोई रिसेप्टर या इफेक्टर्स होंगे जो कि अपना रोल प्ले कर रहे हैं हीमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल सबसे पहली जो चीज़ होती है इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर क्या करते हैं? डिटेक्शन का काम करते हैं, वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। जब वो डिटेक्ट कर लेते हैं उसके बाद वो अपना जो सिग्नल है वो भेजते हैं कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर जो है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्ड करता है और रिस्पॉन्स भेजता है टूवर्ड्स द इफेक्टर। इफेक्टर क्या होते हैं? जो मैसेज रिसीव करते हैं और फिर उसके मुताबिक वर्किंग करते हैं ताकि एक बैलेंस को मेंटेन रखा जा सके। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर आउटसाइड बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत हाई है, तो क्या होगा? बॉडी वार्म अप हो जाएगी। बॉडी वार्म अप होगी तो जो हमारे जो स्किन के रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद वो सेंड करेंगे मैसेज टुवर्ड द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में सेंड करने के बाद वो क्या करेंगे? जो कंट्रोल सेंटर है वो कंट्रोल सेंटर क्या होगा? ब्रेन होगा। ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन के हाइपोथैलेमस में ये सारी ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मेंटेनिंग ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? फिर रिस्पॉन्स सेंड करेगा टुवर्ड्स द इफेक्टर। और यहाँ पे इफेक्टर कौन होंगे? यहाँ पे स्किन में प्रेजेंट जो स्वीट ग्लैंड्स होंगे वो यहाँ पे इफेक्टर्स होंगे जो प्रोडक्शन ऑफ स्वीट करेंगे। स्वीट प्रोडक्शन से क्या होगा? स्वीट प्रोडक्शन से फर्दर स्वीट रिलीज होगा फ्रॉम द स्किन। स्किन पे जब हमारे पास स्वीट आएगा, पसीना आएगा, पसीने में क्या होगा? वाटर्स और साल्ट होंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट बाहर का क्योंकि टेम्परेचर हाई है, कंडीशंस ड्राई हैं, जो स्किन से जब वाटर एवेपोरेट करेगा, वाटर के एवेपोरेशन होने की वजह से स्किन पे एक कूलिंग इफेक्ट आएगा जिससे बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। तो इस तरह से हीमोस्टेसिस में जो इंटरनल एनवायरनमेंट को है मेंटेन किया जाता है। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में दी गई है, इसमें यही दिखाया हुआ है कि जो हमारे पास फ्लक्चुएशंस हो रही हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि इंटरनल एनवायरनमेंट में जो फ्लक्चुएशंस है वो नैरो रेंज में है ताकि अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अडॉप्टेशंस की जा सकें, ठीक है। तो यही इस डायग्राम में बताया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।